चलिए आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी स्टडी टिप में क्या कह रहा है वो, क्या कह रहा है? हाँ, स्टडी टिप में कह रहा है अगर मैनेजमेंट नोट्स में कोई मिस स्टेटमेंट को डिस्क्लोज कर देती है, दिस इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। यानी फर्ज कीजिए अगर मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की फिक्स एसेट्स पे, लेकिन नोट्स द अकाउंट्स में लिख दिया वी हैव नॉट रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन फॉर दिस ईयर बिकॉज दिस विल रिड्यूस प्रॉफिट, तो बताइए क्या बात ठीक हो गई? नहीं, मिस स्टेटमेंट तो फिर भी है। इनकम स्टेटमेंट एक अलग स्टेटमेंट है, नोट्स द अकाउंट्स अलग है। अगर नोट्स द अकाउंट्स में आप कुछ भी लिख देते हैं, इनकम स्टेटमेंट इटसेल्फ गलत है तो वो गलत ही रहेंगी, वो मिस स्टेटेड है। ठीक है। अब कोई बंदा जो है वो किसी जगह पे चोरी करे और पुलिस स्टेशन जाके कह दे सर मैंने चोरी की है, और फिर देखे मैंने आपको सच सच बता दिया ना तो अब मैं जाऊं वापस, तो उसे वापस जाने देंगे? वो नहीं जाने देंगे, बस उसको पकड़ लेंगे। तो इसी तरह मैनेजमेंट अगर मिस स्टेटमेंट करे इनकम स्टेटमेंट में, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, नोट्स द अकाउंट्स में लिख दे कि हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, और फिर कहें सर अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें क्योंकि हमने सच बोल दिया, क्या हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे देंगे? कहेंगे भाई अभी भी मिस स्टेटमेंट है, सजा तो मिलेगी आपको। जी और कोई क्वेश्चन? हाँ, इफ कंपनी रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल ऑडिटर शैल आल्सो क्वालिफाई हिज ओपिनियन रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। मुझे बताइए अगर कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड जल जाए, आग लग जाए, स्कोप लिमिटेशन है, हम ओपिनियन तो मॉडिफाई करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, लेकिन मुझे बताइए जो हम एंड पे 4 एडिशनल ओपिनियन देते हैं उनमें से जो एक ओपिनियन है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय कंपनी, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है? नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने मेंटेन नहीं, वो तो जल गई है। इसीलिए जब कभी काउंटिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होगा हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ओपिनियन तो मॉडिफाई करेंगे ही, साथ ही साथ वो जो हमें 4 एडिशनल ओपिनियन एससीसीपी ने कहा हुआ है उनमें से प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट वाला ओपिनियन भी मॉडिफाई करेंगे, वो भी लिखेंगे कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव नॉट बीन केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। क्लियर हो गया मेरे भाई? और कोई क्वेश्चन? जी नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल, वो आज के लेक्चर में मैंने बताना डिस्कस करना है इसको। विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल। जी और कोई क्वेश्चन? रीवैल्यूएट इंटेग्रिटी, इसका मतलब ये है कि अगर हमें वो स्कोप लिमिटेशन इंपोज करते हैं हमारे ऊपर, फर्ज कीजिए उन्होंने कहा जी आप इन डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना कीजिए, हमने कहा कोई रीजन, उन्होंने कहा कोई रीजन नहीं, बस हम मैसेज चाहते हैं कि आप कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करें, क्या स्कोप लिमिटेशन है? स्कोप लिमिटेशन है तो सही, हम ओपिनियन तो मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन मुझे बताइए, मुझे थोड़ा सा सोचना भी तो चाहिए कि यार ये जो मुझे इन्होंने मना किया है डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करने को, कोई गड़बड़ लगती है, मुझे लगता है कि ये डेटर फेक है इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नहीं पता था अगर मैं इसको कंफर्मेशन लेटर सेंड करूंगा, इशू को फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा तो फ्रॉड सामने आ जाएगा, इस फ्रॉड को छुपाने के हो ना हो, इस फ्रॉड को छुपाने के लिए उन्होंने मुझे मना किया है। भाई मेरे जहन में ये शक वाली बात आनी चाहिए कि नहीं, इसीलिए कह रहा है अगर मैनेजमेंट स्कोप लिमिटेशन लगाए तो उसका इफेक्ट ज्यादा सीवियर होता है, उसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन तो मॉडिफाई करते ही हैं, साथ ही साथ एडिशनली हमारा रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी इंक्रीज हो जाएगा, और एक्सट्रीम केस में अगर हमें लगे कि मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? और कोई क्वेश्चन? जी अकाउंटिंग पॉलिसीज का लास्ट वाला पॉइंट वो कौन सा है? नॉट अप्लाइड कंसिस्टेंटली, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करते हैं तो उस चेंज की इजाजत है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना इटसेल्फ मिस स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की लेकिन आईएफआरएस के मुताबिक नहीं की चेंज, फिर मिस स्टेटमेंट होगी। इसीलिए वो कह रहा है अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई, कंसिस्टेंटली अप्लाई ना होने का मतलब कि आपने चेंज कर दी कोई,
और उसके बाद आगे भी बता रहा है एंड ऑडिटर डज नॉट कंकर विद द चेंज, यानी ऑडिटर चेंज से एग्री नहीं करता, तो फिर ये मिस स्टेटमेंट होगी। ऑडिटर क्यों चेंज से एग्री नहीं कर रहा होगा भला? क्योंकि आईएफआरएस के मुताबिक नहीं है, इसलिए एग्री नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो वो भी मिस स्टेटमेंट समझी जाएगी। अब देखें, फाइफो से वेटेड एवरेज के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, तो दोनों अलाउड, आईएफआरएस में दोनों अलाउड है, लेकिन क्या ये कभी मिस स्टेटमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, अगर वो आईएफआरएस के मुताबिक नहीं चेंज किया गया। और की क्वेश्चन, कंटिंजेंट एसेट्स क्या होते हैं? देखें, हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट को सामने रखते हुए लायबिलिटी प्रोविजंस के बारे में रूल थोड़ा और होता है, एसेट्स के बारे में रूल थोड़ा और होता है। एसेट्स को रिकॉग्नाइज करने में हम लोग ज्यादा एहतियात से काम लेते हैं, इसीलिए जब कभी हमारे क्लाइंट के खिलाफ कोई केस फाइल हुआ हो, पेंडिंग लिटिगेशन हो हमारे क्लाइंट के खिलाफ, यानी लायबिलिटी वाला केस हो, आउटफ्लो अगर प्रोबेबल है प्रोविजन रिकॉर्ड करने हैं, अगर आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है यानी पॉसिबल है तो डिस्क्लोज करना है। लेकिन अगर यही केस हो एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं एसेट की बात, यानी हमारे क्लाइंट ने दूसरे लोगों के खिलाफ केस फाइल किया, अब उसमें अगर इनफ्लो प्रोबेबल है तो वो कहते हैं डिस्क्लोज करना है आपने इसको, और अगर इनफ्लो नॉट प्रोबेबल है यानी पॉसिबल है तो फिर कुछ भी नहीं करना। ये ट्रीटमेंट का फर्क किस वजह से है? कंटिंजेंट लायबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट, ये प्रूडेंस कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, तो केस में इस चीज को ध्यान रखना है आपने, कब हम लायबिलिटीज के केस में प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं, कब डिस्क्लोज करते हैं, और कंटिंजेंट एसेट के लिहाज से कब प्रोविजन करने हैं, कब डिस्क्लोज करने हैं, इसका ख्याल रखना है आपने केस स्टडी में। जी, और कोई क्वेश्चन? एक मिनट है जी। ये विड्रॉल भैया अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ये मैं आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करना है इसको, विड्रॉल नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल को। जी हाँ जी, हाँ, अगर गवर्नमेंट ने ही कहा है कि आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है और फिर गवर्नमेंट ने ही किसी वजह से रिकॉर्ड सीज कर दी है, तो फिर क्या गवर्नमेंट हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड करने की पाबंद है? नहीं है, वो तो अपने पर्पस के लिए उन्हें रिकॉर्ड सीज किया ना, ताकि वो रिकॉर्ड जल ना जाए। आपको पता है जहाँ कहीं एविडेंस होता है तो वो गवर्नमेंट उसको अपने कब्जे, किसी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही हो अपने कब्जे में कर लेते हैं और रिकॉर्ड जल ना जाए, जाया ना कर दें। तो गवर्नमेंट वो हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड नहीं करेगी, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? हम ओपिनियन मॉडिफाई कर देंगे, सिंपल। ठीक जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं, वो हमारे सिलेबस, देखें अकाउंटिंग के कुछ कंसेप्ट्स हमारे ऑडिट में यूज होते हैं, मिस स्टेटमेंट को डिसाइड करना है कि नहीं है, लेकिन वो उतनी डिटेल से यूज नहीं होते जितनी डिटेल में आपने उसे अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। इसीलिए जितना कोई कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया है आपने सिर्फ उतना समझना है। हो सकता है अकाउंटिंग में उससे आगे भी कुछ फर्दर इम्प्लीकेशन जो है वो टेस्ट की गई हो, लेकिन वो हमारे ऑडिट के स्कोप से बाहर होती हैं, इसलिए हम उनको अपनी क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। और कोई क्वेश्चन? जी जी हाँ, रीडिंग करने के लिए मैंने आपसे अपेंडिक्स 2 की लिस्ट कहा था, उस लिस्ट में एक पॉइंट उन्होंने रेज किया है, डेट कॉवेनेंट ब्रीच। डेट कॉवेनेंट क्या होता है भला? लोन एग्रीमेंट। आप किसी भी बंदे से लोन लेना, वो आप उसके साथ कुछ ना कुछ टर्म्स जरूर एग्री करते हैं। आप अपने दोस्त से भी लोन लें, आपको दोस्त लिखत पढ़त में कोई टर्म्स नहीं करवाएगा, लेकिन आपसे इतना जरूर पूछेगा कब यार वापस कब करोगे। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन होती है लोन की। बैंक से अगर हम लोन लेंगे तो जाहिर है ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्मली एग्री होंगी एक रिटर्न एग्रीमेंट के जरिए से, उसको कहते हैं डेट कॉवेनेंट। डेट कॉवेनेंट में बैंक अपनी बहुत सी कंडीशन इंपोज करता है, शर्तें लगाता है। सर मैं आपको लोन दे तो रहा हूं, लेकिन आपने सिक्योरिटी के तौर पे मुझे ये चीजें रखवानी है। हमने कहा ठीक है रखवा देंगे। और उसने कहा सर एक और शर्त भी है। क्या? जब तक आप मुझे मेरा इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे ना, आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे नहीं करना। हमने कहा ठीक है ये भी मान ली। और उसने कहा सर एक और शर्त है। क्या? कि आपकी जो करंट रेशो, गौर से सुनिएगा, करंट रेशो जो है वो 1:1 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी करंट रेशो 1:1 से कम, करंट रेशो समझते हैं ना, करंट एसेट और लायबिलिटीज, 1:1 से कम हुई
तो हम आपसे सारे का सारा लोन उसी वक्त वापस ले लेंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है, और शर्तें, उसने 2-3 और शर्तें बता दी। एंड पे फिर बैंक एक लाइन जरूर लिखता है, डेट कोवेनेंट में हमेशा एक लाइन लिखी होती है नीचे, वो क्या होती है वो जरा सुनेगा, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन सेट होता है। वो लिखा होता है कि हम आपको इन ऊपर जो शर्तें हमने रखी है इनकी बेस पे 5 साल के लिए लोन दे रहे हैं, हर साल आपने 10-10 मिलियन वापस करना फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपने किसी भी साल में इनमें से किसी एक शर्त की भी वायलेशन की तो फिर ये सारे का सारा लोन इमीडिएटली पेएबल होगा। ये कंडीशन समझ, अब देखें लॉजिकल है, बैंक अपने आप को सिक्योर करना चाह रहा है कि जो शर्तें लगाई हैं अगर हम उनकी वायलेशन करेंगे उन कंडीशंस की, सारा लोन अपना वापस मंगवा लेगा। हमने कहा ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया। इस लोन को अब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां क्लासिफाई करना चाहिए जी? नॉन करंट लायबिलिटीज में या करंट लायबिलिटीज में? हाँ, डिवाइड करेंगे, शाबाश। करंट अगले साल में जो पेबल है करंट में, जो 1 साल के बाद पेबल है नॉन। फर्ज कीजिए हमें पता चला ड्यूरिंग द ईयर क्लाइंट ने किसी एक कंडीशन की वायलेशन की, किसी एक कंडीशन की वायलेशन की असूली तौर पे। अब ईयर एंड पे कंडीशन की वायलेशन हुई है, ईयर एंड पे बैलेंस शीट बने, ये लोन करंट लायबिलिटीज में आना चाहिए सारे का सारा, कि अभी भी कुछ पोर्शन नॉन करंट लायबिलिटी में होना चाहिए? सारे का सारा करंट लायबिलिटी में आना चाहिए, क्योंकि बाय एग्रीमेंट वो पेएबल है। अब क्लाइंट हमें क्या कहेगा, सर वायलेशन हुई जरूर है लेकिन देखें बैंक ने अभी लोन मांगा तो नहीं है ना। तो हम कहेंगे भैया एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, बैंक ने चाहे अभी नहीं मांगा, बैंक किसी भी वक्त मांग सकता है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको करंट लायबिलिटी के तौर पे ही क्लासिफाई करेंगे, चाहे बैंक ने मांगा है चाहे नहीं मांगा। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, अगर ईयर एंड पे डेट कोवेनेंट की वायलेशन हो जाए तो असूली तौर पे वो सारे का सारा इमीडिएटली पेएबल होता है। तो ईयर एंड के ऊपर हमने देखना है उसको, अगर कंडीशन वायलेट हो जाए करंट लायबिलिटी में शो करवाएंगे उसको। ठीक हो गया ये कंसेप्ट? और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 देखिए, on which matters disagreement with management would, if material or pervasive, cause the auditor to express a qualified or adverse opinion। वो कहता है किन मामलात पे अगर डिसएग्रीमेंट होगा मैनेजमेंट का ऑडिटर के साथ तो ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देगा। तो क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन को तो अभी हम मॉडिफाइड ओपिनियन कह रहे हैं। तो किन मामलात पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है? मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर। ठीक है, जितनी भी मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स हैं उनमें से कुछ एग्जांपल्स लिख दीजिए। ठीक, कि डेटर्स बैड डेट हो गए, उनकी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं की, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कास्ट एनओआरई पे रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, कोई भी मिस स्टेटमेंट। और कोई क्वेश्चन? जी चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखें हमारे ऑडिट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सी है भला? ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट में सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है? ओपिनियन डिसाइड करना, यानी ये डिसीजन करना कि मैं इस ऑडिट रिपोर्ट में अनमोडिफाइड ओपिनियन क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट करूं, एक्सप्रेस करूं, या मॉडिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करूं। ओपिनियन क्या होना चाहिए? ये ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे रिस्की, सबसे सेंसिटिव डिसीजन होता है। इसीलिए इस डिसीजन को लेने से पहले ऑडिटर 2 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ये डिसीजन 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन है तो दूसरी चीज उसका इफेक्ट क्या है, इममटीरियल है, मटीरियल है या परवेसिव है। हमने कल के लेक्चर में आधा कंसेप्ट सीख लिया था कि मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन क्या है। आज हम सीखने जा रहे हैं कि इफेक्ट इममटीरियल, मटीरियल या परवेसिव होने का क्या मतलब है। इफेक्ट इममटीरियल, मटीरियल या परवेसिव होने का क्या मतलब है। ठीक है, तो इन 3 टर्म्स को आज हम डिटेल में सीखेंगे। और एग्जाम में जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें वो इन कंसेप्ट को टेस्ट कर सकता है,
हम वो भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले इममटेरियल। कहता है इममटेरियल किसको, जो मटेरियल नहीं है उसे इममटेरियल कहेंगे, यानी ऐसी चीजें जो ज्यादा अहम नहीं है, छोटी मोटी हैं, जिनसे यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलतियां तो हैं, लेकिन वो गलतियां छोटी मोटी हैं, उनसे यूजर्स के डिसीजन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हम कहेंगे इममटेरियल। यूजर कहता है अच्छा ठीक है, छोटी मोटी चीज है, कोई इशू नहीं। इममटेरियल। मटेरियल क्या है? मटेरियल ऐसी चीजों को कहते हैं जिनकी वजह से यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट होता है, यूजर्स का डिसीजन चेंज होता है। वो कहता है मटीरियलिटी क्या है, सुनिए, कहता है आइटम्स आर कंसीडर्ड मटीरियल इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट, इंडिविजुअली are in aggregate could reasonably be expected to influence the economic decision of user taken on the basis of financial statements. Materiality depends on size as well as nature. Materiality depends on size as well as nature. यानी इसमें हमें बताना क्या चाह रहा है? वो बताना ये चाह रहा है कि हर वो इंफॉर्मेशन, हर वो मिसस्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, हर वो चीज मटेरियल होगी जिससे यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट हो जाए, जिससे यूजर्स का डिसीजन इफेक्ट हो जाए। फिर कह रहे हैं मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। हमने कहा ये तो बड़ी तुमने हमें मटेरियलिटी की डेफिनेशन समझाई कि पता ही नहीं सही तरह चला कि मटेरियल क्या चीज होती है क्या नहीं होती। हमें तो तुमने यूजर के पास भेज दिया कि जिस चीज से यूजर का डिसीजन इफेक्ट होता है वो मटेरियल है। इसका मतलब हमें अब यूजर से जाके पूछना पड़ेगा कि बताओ किस चीज से तुम्हारा डिसीजन इफेक्ट होता है, तो पता चले प्रॉफिट है। हम भागे भागे यूजर के पास गए, हमने कहा सर मटेरियलिटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी, उसमें वो कहता है हर वो चीज मटेरियल होगी जो यूजर्स के डिसीजन को इफेक्ट करे। आप हमें बताइए कौन सी चीज होती है जो आपके डिसीजन को इफेक्ट करे। अच्छा अब आप बताइए यूजर में सबसे बड़ा यूजर कौन होता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर जब कभी डिसीजन मेकिंग करता है, मैं शेयर्स को खरीदूं या बेचूं या होल्ड करूं, ये किस चीज को सामने रख के डिसीजन करता है? प्रॉफिट को। तो शेयर होल्डर ने कहा सर हाँ भाई हम आपको बताते हैं हमारा डिसीजन किस चीज से इफेक्ट होता है, प्रॉफिट को देख के इफेक्ट होता है। हमने कहा अच्छा प्रॉफिट को देख के इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब है प्रॉफिट में जरा भी चेंज आएगा आपका डिसीजन इफेक्ट हो जाएगा। उसने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत चेंज आए तो कोई इशू नहीं है, 1-2% का। हाँ अगर 5% या उससे ज्यादा का चेंज आ जाए फिर हमारा डिसीजन इफेक्ट होगा। हमने कहा अच्छा इसका मतलब ये है कि वो चीज जो मटीरियलिटी की डेफिनेशन में हमें नहीं मिली थी वो तुमने हमें बता दी। क्या? मटीरियलिटी का फार्मूला। क्या फार्मूला? मटीरियलिटी इज इक्वल टू 5% ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि 5% ऑफ प्रॉफिट से अगर इफेक्ट कम होगा यूजर का डिसीजन चेंज नहीं हो रहा, ये हमें यूजर ने बताया है। अगर 5% ऑफ प्रॉफिट से इफेक्ट ज्यादा होगा तो यूजर का डिसीजन चेंज हो जाएगा। इसका मटीरियलिटी लेवल क्या हो गया? 5% ऑफ प्रॉफिट। लेकिन देखें मटीरियलिटी की डेफिनेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें 2 कंसेप्ट अभी भी छुपे हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 2 कंसेप्ट। एक उसने कहा आइटम्स आर कंसीडर्ड मटीरियल इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट। एग्रीगेट का वर्ड जो हमने समझना है। और दूसरा उसने कहा मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। इसका क्या मतलब है? सुनिए, एक कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख, उसका मटीरियलिटी लेवल क्या होगा? 5% ऑफ प्रॉफिट 5000 होगा। उसमें मुझे बताइए 1000 की मिस स्टेटमेंट है, इममटेरियल या मटेरियल? 3000 की मिस स्टेटमेंट है, 7000 की मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल। अच्छा अब देखिए 4000 की मिस स्टेटमेंट है, अलग कर दें, 3000 की मिस स्टेटमेंट है, इममटेरियल। अच्छा किसी ऑडिट में अगर 4000 की भी मिस स्टेटमेंट है और साथ ही साथ 3000 की भी मिस स्टेटमेंट है, अब बताइए। देखिए इंडिविजुअली देखें तो इममटेरियल है, एग्रीगेट करके देखें तो मटेरियल है। बताइए मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या बताता है? ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चीज मटेरियल है कि नहीं, हमने सिर्फ इंडिविजुअली देखना है कि इन एग्रीगेट भी देखना है? इन एग्रीगेट भी देखना है। एग्रीगेट का ये मतलब है
कि दो इमटेरियल मिस स्टेटमेंट या दो से ज्यादा एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकते हैं। इसका मतलब है हमने इंडिविजुअली भी हर आइटम को देखना है मटेरियल है कि नहीं, और अगर इंडिविजुअली देख लिया उसके बाद एग्रीगेट करके भी देखना है। ऐसी मिस स्टेटमेंट जो इंडिविजुअली इमटेरियल हैं उनको एग्रीगेट करके भी देखना है कि ये एग्रीगेट मटेरियल तो नहीं हो रहा। अब बताइए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया, उसने कहा मटेरियलिटी लेवल है 10,000, एक है 7,000 की मिस स्टेटमेंट और इसी ऑडिट पे एक है 8,000 की मिस स्टेटमेंट, बताइए मटेरियल हो गई कि नहीं? बिल्कुल हो गई। एग्रीगेट का कंसेप्ट ये बता रहा है। हमने कहा अच्छा ये एग्रीगेट का कंसेप्ट तो समझ आ गया, ये नेचर क्या चीज है? मटेरियलिटी डिपेंड ऑन साइज एज वेल एज नेचर। साइज को कुछ जगहों पे कहता है, साइज का मतलब है क्वांटिटेटिवली डिसाइड करना मटेरियलिटी, नेचर का मतलब है क्वालिटेटिवली डिसाइड करना। हमने यूजर से कहा यार ये साइज और नेचर ये समझ नहीं है, ये क्या चक्कर है? तो उसने कहा अभी बताते हैं आपको। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली भी इमटेरियल हैं, एग्रीगेट भी इमटेरियल हैं, फिर भी हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। क्यों? अब साइज की वजह से डिसीजन चेंज नहीं हुआ क्योंकि इंडिविजुअली भी इमटेरियल, एग्रीगेट भी इमटेरियल, अब नेचर की वजह से चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, एक कंपनी का प्रॉफिट है 1 लाख, मटेरियलिटी लेवल क्या है? 5,000। उसमें 65 रुपीज की एक लाइन आइटम आ रही है फ्रॉड बाय सीएफओ। आप क्या ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे? अब देखें और कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है पूरे ऑर्डर, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? हालांकि अमाउंट बहुत कम है। आप कहेंगे नहीं, ये जिस कंपनी का सीएफओ फ्रॉड कर रहा है बाकी लोगों का क्या हाल होगा? फिर आप सोचेंगे लगता है सीएफओ ने 65 रुपीज का फ्रॉड इसलिए किया है उस वक्त इनके पास 65 रुपीज ही थे, ये ना मैं अपनी लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करूं और ये लाखों रुपया लेके निकल जाए अगले साल। तो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि जिनकी नेचर की वजह से स्मॉल अमाउंट को भी हम मटेरियल समझते हैं। ठीक है, जैसे इसकी पहली एग्जांपल है फ्रॉड। फ्रॉड अगर स्मॉल अमाउंट का भी हो इसको मटेरियल एज्यूम किया जाता है इसकी नेचर की वजह से, क्योंकि जहां आपको पता है एक फ्रॉड होता है वहां पे लाजमी बात है दूसरे फ्रॉड भी होंगे। अगली एग्जांपल सुने, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, इनमें भी स्मॉल मिस स्टेटमेंट को भी बाय नेचर मटेरियल समझा जाता है चाहे अमाउंट स्मॉल क्यों ना हो। एग्जांपल सुने, कंपनी गाड़ियां बना के बेचती है, गाड़ी है 50 लाख की, डायरेक्टर को बेची 50 रुपए की, गड़बड़ है ना? अच्छा बताइए एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कितने से? 50 रुपए से के 50 लाख से? 50 रुपए से एंट्री होगी। इन्वेंट्री बेची ना, गाड़ियां बना के बेचते हैं, इन्वेंट्री बेची अपनी, कैश डेबिट 50 रुपए से जब ये ट्रांजैक्शन होगी, ऑडिटर आके कहे 50 रुपए छोटी सी अमाउंट, ये तो इमटेरियल होता है, हमारा मटेरियलिटी लेवल 5 लाख है, इसको छोड़ दें। अब बताइए क्या इस ट्रांजैक्शन को छोड़ देना चाहिए? अगर छोड़ देते हैं तो क्या इतना बड़ा फ्रॉड जो है 50 लाख का वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसीलिए रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन होती हैं उनमें भी चाहे अमाउंट स्मॉल क्यों ना हो हम उनको मटेरियल कंसीडर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनमें बड़ा फ्रॉड छुपा होता है, सामने फिगर स्मॉल आ रही होती है, पीछे तबाही फिरी होती है। तो हमने इस तरह की ट्रांजैक्शन को इग्नोर नहीं करना। अब बताइए नेचर का कंसेप्ट समझ आ गया? कंप्लीट कंसेप्ट क्या हुआ, समराइज कर रहा हूं। हमने ऑडिट करते हुए पहले नंबर पे देखना है कि क्या मिस स्टेटमेंट इंडिविजुअली मटेरियल है, फिर दूसरे नंबर पे देखना अगर इंडिविजुअली मटेरियल नहीं है क्या एग्रीगेट मटेरियल हो रहे हैं, फिर तीसरे नंबर पे देखना है अगर एग्रीगेट भी मटेरियल नहीं है क्या बाय नेचर कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल हो रही है। अगर कुछ भी क्राइटेरिया लग जाता है तो वो मटेरियल समझी जाएगी, अगर नहीं तो फिर इमटेरियल। अब बताइए मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बा? अच्छा अब आगे परवेसिव की तरफ चलते हैं। परवेसिव का मतलब क्या है? कहते परवेसिव का डिक्शनरी मीनिंग होता है किसी चीज का फैला हुआ होना। अगर किसी मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फैला हुआ हो यानी बहुत से एरियाज पे हो तो इसे हम कहते हैं इसका इफेक्ट है परवेसिव। कहता है डिफाइन करते हुए परवेसिव की 3 निशानियां हैं। परवेसिव की 3 निशानियां 2 केस स्टडी में यूज होगी, एक रट्टे के लिए याद कर लेना, डेफिनेशन आए तो छापनी पड़ेगी।
क्या निशानी है? पहली निशानी परवेसिव की। कैसे पता चलेगा हमें कि कोई इफेक्ट परवेसिव है कि नहीं? कहते हैं पहली परवेसिव आइटम्स वो होती हैं, परवेसिव इफेक्ट वो होता है विच इज नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, जो स्पेसिफिक एलिमेंट तक कन्फाइंड नहीं होता। नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट, कन्फाइंड का मतलब लिमिटेड, सिर्फ महदूद, एक ही एरिया पे महदूद हो। स्पेसिफिक का मतलब सिंगल, एलिमेंट का मतलब एरिया। नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब यह है ऐसी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन जिसका इफेक्ट एक एरिया पे महदूद ना हो, यानी जिसका इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे हो। ऐसी मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन जिसका इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे हो, उसे क्या कहेंगे हम? परवेसिव। जैसे अगर वो कहे कि मिस स्टेट डेटर्स में भी मिस स्टेटमेंट है और इन्वेंट्री में भी मिस स्टेटमेंट है, फिक्स एसेट में भी मिस स्टेटमेंट है, बताइए इसे मटेरियल कहना चाहिए कि परवेसिव? परवेसिव, नॉट कन्फाइंड टू सिंगल एलिमेंट। फिर इसके बाद आगे कह रहा है इफ सो कन्फाइंड, इफ सो कन्फाइंड, इफ सो कन्फाइंड यानी क्या कहना चाह रहा है कि अगर कन्फाइंड है, ये एक एरिया तक लिमिटेड है, रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो सिंगल एरिया सब्सटेंशियल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कहना चाह रहा है, इधर उसने कहा भाई अगर मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट एक से ज्यादा एरियाज में होना, समझ लो परवेसिव है। फिर इसमें दूसरे पॉइंट में कह रहा है एक एरिया वाली भी परवेसिव हो सकती है। शर्त क्या है? वो अकेला एरिया 10 के बराबर हो। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसी हैं जिनके फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स का 70%, 80% और समटाइम्स 90% तक होता है। अगर हम किसी ऐसी कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए जहां पे फिक्स एसेट्स टोटल एसेट्स का 80% है और क्लाइंट ने हमें फिक्स एसेट्स को वेरीफाई करने नहीं दिया, बताइए इसका इफेक्ट इमटेरियल है मटेरियल के परवेसिव? क्यों? परवेसिव तो वो होती है जो एक से ज्यादा एरियाज को अफेक्ट कर रही हो। हाँ, वो कह रहे हैं सिंगल वाली भी परवेसिव हो सकती है। शर्त क्या है कि वो अकेला सिंगल एरिया सब्सटेंशियल पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा। सब्सटेंशियल का मतलब मोर देन 50%, समझने के लिए बता रहा हूं, मोर देन 50%। कुछ बात समझ आए? अच्छा, फिर एंड में क्या कह रहा है? अगर डिस्क्लोजर में हो मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेड, देखिए डिस्क्लोजर को डिसाइड करना ना कि मटेरियल है कि परवेसिव थोड़ा मुश्किल होता है। अमाउंट्स में अगर कोई गलतियां हैं तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, मटेरियलिटी लेवल ये है इसके साथ कंपेयर कर लो। भाई डिस्क्लोजर का कैसे पता चलेगा कि वो इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव? तो डिस्क्लोजर याद रखें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेलिवेंट, एक होते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल जो बहुत ज्यादा अहम होते हैं, रेलिवेंट जो मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम डिस्क्लोजर की नेचर के लिहाज से फिर डिसाइड करते हैं कि ये मटेरियल है कि परवेसिव है। एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आप खुद से बताइएगा। दो एग्जांपल्स हैं, इनमें से किसका इफेक्ट मटेरियल, किसका परवेसिव? सुने, पहली में स्टेटमेंट डिस्क्लोजर में क्लाइंट ने लिखना था कि इन्वेंट्री हैज बीन मेजर्ड ऑन फाइफो बेसिस, गलती से लिख दिया इन्वेंट्री हैज बीन मेजर्ड ऑन लाइफो बेसिस। एक ये एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल, क्लाइंट ने लिखना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, गलती से लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। सेकंड वाली परवेसिव, वो फंडामेंटल है, बड़ी है, पहली वाली मटेरियल। तो इस तरह हम डिस्क्लोजर का भी डिसाइड कर लेते हैं। केस स्टडी में अहम कंसेप्ट आएगा आपका ये, ठीक है। इफ नॉट कन्फाइंड, परवेसिव क्या होगा? नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। स्पेसिफिक एलिमेंट का मतलब समझ आ गया? सिंगल एलिमेंट। और इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट्स सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पे स्टूडेंट कहने लगा सर इसका मतलब ये हुआ सेल्स में अगर 1 रुपए की गलती होगी वो तो परवेसिव होगी। मैंने कहा वो कैसे? कहता सर देखे ना, सेल्स अगर 1 रुपए से ओवरस्टेटेड है, ग्रॉस प्रॉफिट भी, सेल्स भी गलत, ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत, नेट प्रॉफिट भी गलत, रिटेन अर्निंग भी गलत, इक्विटी भी गलत, तो ये तो परवेसिव नहीं हो गया। मैंने कहा शाबाश, तुमने तो वही बात की कि जो उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि मजमून लिख के आओ कैंची पे,
तो शागिर्द मजमून लिख के आया, उस्ताद ने मजमून को देखा, कहने लगा, पहली दफा बड़े प्यार से समझाया, बेटा ये जो कैंची लिखते हैं ना, काफ नुक्तों वाली से लिखते हैं, डंडे वाली से नहीं लिखते, आइंदा से काफ नुक्तों वाली से कैंची लिखना, ठीक है। थोड़ी आगे चल के आगे फिर कैंची डंडे वाली आ गई। अभी तो तुम्हें समझाया है कि कैंची जो है वो नुक्तों वाली से लिखते हैं, तुम डंडे वाली से फिर लिख दिया, बात समझ नहीं आई। आइंदा नुक्तों वाली के साथ लिखना। आगे चले तीसरे, और अभी समझाया नहीं, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आती। एंड तक पहुंचते पहुंचते 10-12 गलतियां हो गई, वो की क्लास होगी अच्छी खासी। अब खुद बताइए, ये एक गलती है कि 10-12 गलतियां? एक गलती है। इसको आईकैप नाम देता है कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स का। आईकैप कहता है आपका पेपर चेक करते हुए भी हम जो कॉन्सिक्वेंशियल मिस्टेक्स होती हैं इनको कंसीडर नहीं करते। ये वो आपका मैट्रिक इंटर का पेपर चेक नहीं होता ऐसे कि मैथ का क्वेश्चन है 6 स्टेप्स वाला, दूसरा स्टेप गलत हुआ, बाकी सारा क्वेश्चन गलत हो गया। कहता है ऐसे नहीं होता। जहां पे आप गलती करते हैं हर स्टेप के अलग मार्क्स होते हैं, हर कंसेप्ट अलग चेक करते हैं। गलती करने तो आगे फिर हम गलती लेके चलते हैं, ये आपको बता रहा हूं मैं। वो कहते हैं फर्ज कीजिए अगर रिक्वायरमेंट है, काउंटिंग की 2 रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए में उसने कहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, पार्ट बी ने कहा उसकी एंट्री पास करो। हमने पार्ट ए में अमाउंट गलत कैलकुलेट कर ली, बी में डेबिट क्रेडिट सही कर दिया। बताइए हमें 0 नंबर मिलेंगे कि आधे? हालांकि टेक्निकली देखा जाए अमाउंट गलत होगी तो दूसरी एंट्री भी तो है गलत, लेकिन वो कहते हैं दूसरी एंट्री में कंसेप्ट दूसरा टेस्ट करना था, तो ये एक गलती समझी जाती है। इसी तरह देखिए हमारा डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम है, तो ये तो कंफर्म है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका दूसरा इफेक्ट कहीं ना कहीं जरूर जाएगा, और फिर बाद में चीजें टोटल हो रही होती हैं तो जिस जगह टोटल जाएगा उस जगह भी इफेक्ट जाएगा। क्या इसको हमें एक गलती समझना होता है कि इसको हमने 5-6 गलतियां समझना होता है? एक गलती। तो ये याद रखें परवेसिव नहीं होगी। अगर कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट आ रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट और टोटल की फिगर है, वो इटसेल्फ कोई एरिया थोड़ी है। नेट प्रॉफिट इटसेल्फ कोई एरिया थोड़ी है, वो तो टोटल की फिगर है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया है। इमटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है, परवेसिव क्या है। अगर कंसेप्ट समझ आया तो मुझे बताइए छोटी सी एग्जांपल से। हमारा स्टूडेंट एग्जाम में पेपर देने के लिए गया, जैसे ही पेपर सामने देखा 2-3 नंबर का ऐसा क्वेश्चन था जो कि उसे नहीं आता था। बताइए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए 2-3 नंबर का जो क्वेश्चन नहीं आता, इसका इफेक्ट इमटेरियल होगा, मटेरियल के परवेसिव? इमटेरियल, ठीक है, क्योंकि 2-3 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पास फेल होना है। ये 2-3 नंबर से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए 2-3 नंबर पे बेस नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर क्वेश्चन आगे देखा वो ऐसा 10-12-15 नंबर का जो नहीं आता, इसका इफेक्ट क्या? क्योंकि अब जो डिसीजन हमारा इफेक्ट हो सकता है, क्या आपका डिसीजन अब इफेक्ट हो सकता है, अब खतरा बढ़। लेकिन याद रखें अभी भी सारा पेपर हमारे हाथ से नहीं गया, अभी भी चांस है कि हम पास हो सकते हैं। मैंने खुद कई दफा ऐसा हुआ है कि 10-15-20 नंबर का पेपर यहां तो छोड़ दिया या गलत करके आए, फिर भी पास हो गए। आपके साथ भी शायद इसी तरह कोई एक्सपीरियंस आपने किया हो। तो अभी भी मसला जरूर है, देखें मसला जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पेपर सारे का सारा हाथ से चला गया। तो इसका इफेक्ट क्या है वाला? इमटेरियल के मटेरियल? मटेरियल। और अगर 51 मार्क्स का पेपर नहीं आता फिर क्या? फिर परवेसिव। फिर हम कहेंगे भाई 3 घंटे इधर से क्या जाया करने, आप बाकी पेपर परफेक्ट भी कर लो, पास नहीं होने लगे तो ठीक है, बेहतर है कि वापस आ जाओगे। ठीक है, चलिए। तो इमटेरियल मटेरियल परवेसिव का कंसेप्ट समझ आ गया। इमटेरियल जिसके होने ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मटेरियल से फर्क पड़ता जरूर है लेकिन बाकी की चीजें फिर भी ठीक रहती हैं। और परवेसिव जो है इसका मतलब है सारा कुछ फारग हो गया। अब चलते हैं देखते हैं एग्जाम में आईकैप इसको कैसे टेस्ट करता है। देखिए एग्जाम के क्वेश्चन जो है वो सामने निकाल के हमने तरतीब लगाई कि एग्जाम में कितने तरीके से आईकैप का तरीका वारदात क्या होता है। वो आईकैप के सारे दाव पेज जो है वो निकाल के एक जगह पे आपको समरी सामने रख दी। इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है आपने। शुरू करें जी। बताइए पहली चीज, अगर एग्जाम क्वेश्चन केस स्टडी में उसने लिख दिया है कि मटीरियलिटी इज ₹350,000, हमने क्या करना है? क्या मटीरियलिटी खुद से कैलकुलेट करनी है कि उसी को यूज करना है? उसी को यूज करना है, जहन में रखिएगा, यूज करना है, यूज इट, डोंट रिकैलकुलेट।
खुद से हमने रिकैलकुलेट नहीं करना, जो उसने दे दी उसी को यूज करना है। पहली बात समझ आ गई? अगर मटीरियलिटी खुद से उसने कह दिया 350,000 है, उसी को यूज करना। आगे चलते हैं। अगर उसने कह दिया मटीरियलिटी इज 10% ऑफ प्रॉफिट, नहीं मैं ये कहूंगा पागल तुझे पता ही नहीं है मटीरियलिटी तो 5% ऑफ प्रॉफिट होती है, तो तुमने 10% कह दिया। क्या मैं उसको सही करके 5% के लिहाज से क्वेश्चन सॉल्व करूं कि जो उसने रूल दे दिया उसी को फॉलो करूं? उसी को फॉलो करना है। तो मैंने इसी फार्मूला को यूज करना है, यूज करना है दिस फार्मूला, इसी अपना सही वाला फार्मूला नहीं लगाना, जो उसने क्वेश्चन में कह दिया उसी को फॉलो करना। ये दूसरा पॉइंट समझ आ गया? तीसरा आगे चलते हैं। इफ प्रॉफिट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में कहता है प्रॉफिट है 45 लाख का, क्या करूं? बिल्कुल मटीरियलिटी कैलकुलेट करूं। कैसे करूं? वो हमारा फार्मूला जो है 5% ऑफ प्रॉफिट, ये होगा मटीरियलिटी। ये बात भी समझ आ गई? अगर प्रॉफिट भी है और टोटल एसेट्स भी दे दिए, क्वेश्चन में प्रॉफिट भी है टोटल एसेट्स भी दे दिए, तो 5% किस पे लगाऊं? प्रॉफिट पे। टोटल एसेट को इग्नोर करना है, एक टोटल एसेट्स को इग्नोर करना है, इग्नोर कर दे एसेट्स को। भाई उसने एसेट्स क्यों दिए हैं फिर भला? कंफ्यूज करने के लिए, ताकि जल्दी में हम गलत कर जाएं। वो लिखता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टोटल एसेट्स आर रिस्पेक्टिवली रुपीज इतने और इतने, ताकि हम मिलाते रहे प्रॉफिट वाली फिगर कौन सी है, टोटल एसेट वाली कौन सी है, और एग्जाम में वैसे प्रेशर होता है आगे पीछे हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए। तो याद रखिए अगर प्रॉफिट और टोटल एसेट्स दोनों दिए हुए हैं तो टोटल एसेट्स को इग्नोर कर देना। अच्छा अब आगे चलते हैं। अगर लॉस और टोटल एसेट्स दिए हुए हैं फिर क्या होगा? लॉस और टोटल एसेट दिए हुए हैं। अब लॉस में तो मटेरियलिटी लेवल नहीं है, नेगेटिव थोड़ी करनी है। अब मजबूरन टोटल एसेट्स बेंचमार्क बनाएंगे, टोटल एसेट्स की बेस पे मटेरियलिटी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन याद रखिए टोटल एसेट्स की फिगर प्रॉफिट की निस्बत बहुत ज्यादा होती है नॉर्मली, इसीलिए बैलेंस रखने के लिए हम जो परसेंटेज लगाएंगे वो कम कर देंगे, 1% कर देंगे, 5 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब हमने इस केस में जो मटीरियलिटी कैलकुलेट करनी है वो कैसे करनी है? एसेट्स का 1% लेके। ठीक है, सम टाइम कुछ कहते हैं 0.5% भी ले लो, वो भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगे। 5 सिचुएशन क्लियर हो गए? अच्छा अब ये एम्फसाइज करने के लिए कंसेप्ट दोबारा बता रहा हूं, वरना ऊपर हम एग्रीगेट वाले में बता चुके हैं कि अगर एक ही केस स्टडी में एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 मिसस्टेटमेंट आ जाएं, दोनों इमटेरियल हैं, बताइए उनको एग्रीगेट करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना। देखें क्वेश्चन नंबर 5 है बोर्ड वाला, उसमें ए बी सी 3 पार्ट है। ए अलहदा क्वेश्चन है, बी अलहदा क्वेश्चन, सी अलहदा क्वेश्चन। ठीक है, ए अलहदा सिचुएशन है, बी अलहदा सिचुएशन है, सी अलहदा, इनको अलहदा अलहदा सॉल्व करना है। ए में भी मिसस्टेटमेंट है, बी में भी मिसस्टेटमेंट है, इनको एग्रीगेट नहीं करना। हाँ ए के अंदर 5A के अंदर 2 मिसस्टेटमेंट आ गई, इनको एग्रीगेट कर सकते हैं। ये समझ रहे? जब केस स्टडी करेंगे ज्यादा क्लियर होगा ये कंसेप्ट। आगे चलते हैं 6। कहता है अच्छा फर्ज करो अगर कोई ना कोई अमाउंट दी है उसने मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए, ना कोई बेंचमार्क दिया है, प्रॉफिट भी नहीं, टोटल एसेट में मटेरियलिटी की अमाउंट भी नहीं, ना अमाउंट दी ना कोई बेंचमार्क दिया। बेंचमार्क यानी प्रॉफिट टोटल एसेट वगैरह भी नहीं दिए, अमाउंट भी नहीं दी गई मटेरियलिटी की अमाउंट है, लेकिन ये कह दिया कि एज्यूम कीजिए इसका इफेक्ट मटेरियल है। क्या करें? एज्यूम करें इसका इफेक्ट परवेसिव है, और अगर ना उसने अमाउंट दी, ना बेंचमार्क दिया, ना ही मटेरियल या परवेसिव बताया, अब क्या करना है? नहीं ये नहीं, कुछ भी नहीं करना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब सुनिए इसमें दोनों डिस्कस करेंगे एस्पेक्ट, मटेरियल भी परवेसिव भी। देखें कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, पिक कीजिएगा।
अकाउंटिंग का मिजाज कुछ हो रहा है, ऑडिट का मिजाज कुछ हो रहा है। अकाउंटिंग का मिजाज क्या है कि अगर किसी जगह पे हमें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत है, रिक्वायर्ड है, और वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिले, क्वेश्चन में नहीं है, आप एज्यूम कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। जैसे फर्ज कीजिए उसने कहा डेप्रिसिएशन रेट है 10%, ये नहीं बताया स्ट्रेट लाइन है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम कोई एक एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, स्ट्रेट लाइन आसान होता है, वो एज्यूम करवाया जाता है नॉर्मली। क्या ऐसा तो नहीं होता कि पहले स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कर लें फिर रिड्यूसिंग बैलेंस से? ऐसे तो नहीं होता ना। यह है काउंटिंग का मिजाज। ऑडिट का मिजाज क्या है? जहां कहीं हमें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और उसने इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी, तो हमने ऑल पॉसिबल सिचुएशंस कवर करनी है, किसी एक ही अजम्पशन नहीं लेनी, ऑल पॉसिबल सिचुएशंस कवर करनी है। अकाउंटिंग का मिजाज, ऑडिट का मिजाज क्या है? अगर किसी जगह पे हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और वो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, हमने ऑल पॉसिबल सिचुएशंस कवर करने हैं, किसी एक को अज्यूम नहीं करना। ठीक है? हाँ, अगर टाइम नहीं है आपके पास, टाइम कम है, तो फिर ऑल पॉसिबल सिचुएशन की बजाय मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन को कवर कर लें अगर टाइम कम है। वरना असूल क्या है कि ऑल पॉसिबल सिचुएशन को कवर करना। तो अब बताइए, यहां पे मटेरियल परवेसिव नहीं बताया उसने, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, ना अमाउंट दी, ना बेंचमार्क दिया, ना ये बताया मटेरियल है कि परवेसिव, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। तो क्या करें? दोनों को कवर। यहां पे एक को नहीं बताना, दोनों को बताना है, ज़हन में रखिएगा। भाई फैक्ट समझ आ गया आपको क्या है? इमटेरियल में, मटेरियल में, परवेसिव में फर्क समझ आ गया आपको? चलिए अब ऐसा कीजिए कि इसकी रीडिंग कर लीजिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 है, इसकी रीडिंग कर लीजिए। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। जब हम प्रोग्रेसिव के बारे में सोच रहे होंगे तो क्या हम अमाउंट को कंसीडर करेंगे कि हम एरिया देखें? दोनों चीजें हैं। क्वेश्चन दोनों तरह से ड्राफ्ट होता है। सम टाइम परवेसिव का डिसीजन आपने अमाउंट्स के लिहाज से करना होता है, सम टाइम पहला क्राइटेरिया अप्लाई करवाता है आपको
कि कुछ केस स्टडीज में कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स में कहता है कि इफेक्ट है, और सम टाइम इफेक्ट एक ही एलिमेंट में होता है, उसमें फिर आपसे अमाउंट्स की बेस पर डिसीजन करवाता है कि वो 50% सब्सटेंशियल पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं, मिस स्टेटमेंट डिसीजन करना होता है। तो एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन याद रखे, केस स्टडी सेट करता है वो, ठीक है। एक से ज्यादा एरियाज पे भी इफेक्ट हमें बता के कहता है कि बताओ क्या होगा, और एक एरिया पे भी कहता है कि इफेक्ट अमाउंट, उसमें फिर हमने अमाउंट्स की बेस पे डिसीजन करना होता है। जी और कोई क्वेश्चन? परवेसिव का थर्ड पॉइंट है जो डिस्क्लोजर से रिलेट कर रहा हो अगर मिस स्टेटमेंट। तो अगर डिस्क्लोजर सिर्फ रेलिवेंट है, निस्बतन कम है, तो इफेक्ट मटेरियल है। अगर डिस्क्लोजर फंडामेंटल है, बहुत ज्यादा अहम है, तो फिर उसका इफेक्ट परवेसिव होता है। नहीं, ऐसा केस उसने आज तक तो नहीं दिया कि सिर्फ लॉस दिया हो, टोटल एसेट्स भी ना दिया हो, ठीक है। वो लॉस के साथ टोटल एसेट्स देता है। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा आप जरा अटेंटिव होकर सुनिएगा। अगर आप मेरे से पूछे सर पूरे ऑडिट में बताइए सबसे अहम चैप्टर कौन सा है, तो मैं नहीं, चैप्टर 4 नंबर नहीं, नाम बताया करें, ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर। ये ना हो कि आपका कोई ऐसा दोस्त जो हमसे नहीं पढ़ रहा वो आपसे पूछे यार बताओ आपके टीचर्स ने क्या बताया सबसे अहम चैप्टर कौन सा है, आपके चैप्टर 4, वो आई आपकी बुक में चैप्टर 4 देखे, वो कहे यार इतना फारग सा चैप्टर है, और आपके टीचर ने कह दिया कि ये सबसे अहम है। जैसा फारग चैप्टर है वैसे ही फारग आपका टीचर है। मुझे बिला वजह बातें सुना, उसे बताएं भाई ऑडिट रिपोर्ट, नंबर नहीं, ऑडिट रिपोर्ट। अगर आप मेरे से पूछे अच्छा सर ठीक है ये ऑडिट रिपोर्ट पूरा अहम चैप्टर पूरा अहम है, समझ आगे बात, बताइए पूरे ऑडिट में वो 2 लाइनें जो सबसे ज्यादा अहम है। वो 2 लाइनें ये वाली है, ठीक है, सबसे ज्यादा अहम। ऑडिट में आप सब कुछ भूल जाएं, माफी उसकी हो सकती है, ये अगर भूला ना कंसेप्ट तो सीधा फांसी, ये ध्यान में रखिए। मुझे बताएं आपको अगर कोई बंदा आके कहे भाई मैं अकाउंटिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, आप कहें अच्छा अभी टेस्ट लेते हैं, बताओ डेबिट कार्ड का रूल क्या है, ओके बस वो रूल नहीं मुझे पता डेबिट कार्ड, तो मानेंगे उसको एक्सपर्ट है? भाई वो अकाउंटेंट ही नहीं जिसको डेबिट कार्ड का रूल ना बताओ, क्योंकि डेबिट कार्ड का रूल वो रूल है जो हम पहला एबीसी सीखते हुए अकाउंटिंग की सीखते हैं, और फिर वो हर कंसेप्ट में यूज होता है। डेबिट कार्ड का रूल बड़े से बड़ा मुश्किल स्टैंडर्ड व्यू आप देखें बैक एंड पे ये डेबिट कार्ड का रूल चल रहा होता है। उसी तरह जो स्टेटस काउंटिंग में रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट का है वही स्टेटस ऑडिट में इस कंसेप्ट का है जो हम सीखने जा रहे हैं। और ये कंसेप्ट आज आपने सीखना है और मरते दम तक ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट सीखेंगे हम आज, इसके बाद आप देखेंगे ये तकरीबन हर चैप्टर में कंसेप्ट यूज होगा, एग्जाम में भी तकरीबन हर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज हो रहा होता है। तो इस कंसेप्ट को, छोटा सा कंसेप्ट है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन सबसे अहम कंसेप्ट है हमारे ऑडिट का। कंसेप्ट क्या है देखें, अब हम पार्टनर है, अपने टेबल पे बैठे हैं, हमने डिसाइड करना है ओपिनियन कौन सा दें हम, यही बात चल रही थी ना। तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या इस ऑडिट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी तो उसका इफेक्ट क्या था, इमटेरियल, मटेरियल और परवेसिव। बताइए ओपिनियन देने से पहले यही चीजें डिसाइड कर रहे हैं ना। तो सुन लीजिए, अगर तो मिस स्टेटमेंट है और उसका इफेक्ट या तो मिस स्टेटमेंट है ही नहीं या है लेकिन उसका इफेक्ट इमटेरियल है, तो हम जो ओपिनियन देते हैं उसे कहते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अहम नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। अनमोडिफाइड ओपिनियन में जो हमारी वर्डिंग होती है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये समझ आ गया। आगे अगर हमने ऑडिट किया उसमें या तो कोई स्कोप लिमिटेशन नहीं, या अगर स्कोप लिमिटेशन है उसका इफेक्ट इमटेरियल है, तो हम जो ओपिनियन देते हैं उसे कहते हैं अनमोडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब यह है कि छोटे मोटे इशू शायद हों लेकिन उनसे फर्क कोई नहीं पड़ता, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तकरीबन सारी ठीक है,
जो हमारी अनमोडिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग होती है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा मुझे बताइए, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन अगर नहीं है या है लेकिन इफेक्ट इमटेरियल है, दोनों में ओपिनियन दे रहे हैं अनमोडिफाइड, तो इसको इकट्ठा ना कर दूं, इसको इकट्ठा ना कर दो। देखिए अगर तो आप इसको अलग अलग सीखना चाहते हैं अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो कंसेप्ट जितना छोटा उतना बेहतर है, इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। अलग अलग भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इमटेरियल है मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन, तो ओपिनियन कौन सा होगा? अनमोडिफाइड। भाई ये कंसेप्ट समझ आया तो आगे चलें, आगे चलते हैं। मिस स्टेटमेंट है उसका इफेक्ट मटेरियल है, तो हम जो ओपिनियन देते हैं उसे कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन, यहां पे लफ्ज क्वालिफाइड से ये मुराद नहीं है कि बड़ा पढ़ा लिखा किस्म का ओपिनियन है, नहीं नहीं नहीं, ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो गड़बड़ अब थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद जो बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है, वो काम की है, वो काम की है, गड़बड़ है जरूर, वो काम की है, ठीक है। तो इस सूरत में हम जो ओपिनियन देंगे उसे क्या कहेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग होती है एक्सेप्ट, फर्ज कीजिए इन्वेंट्री में अगर प्रॉब्लम है, मिस स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी कह रहे हैं इन्वेंट्री में गड़बड़ है और फिर कह रहे हैं इसके अलावा बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, यानी 10, 15, 20% एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है। एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। डेटर में मिस स्टेटमेंट है, एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। मिस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम, सॉरी फिक्स एसेट में प्रॉब्लम है, एक्सेप्ट फॉर फिक्स एसेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। एक्सेप्ट फॉर सेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक, एक्सेप्ट फॉर के साथ हम ओपिनियन दे रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं ये एक एरिया जो है बड़ा एरिया है, छोटा मोटा नहीं है बड़ा, लेकिन इसके अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। तो अगर मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा ओपिनियन? अच्छा, अगर स्कोप लिमिटेशन है और इफेक्ट मटेरियल है तो हम जो ओपिनियन देते हैं इसे कहते हैं क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर स्कोप लिमिटेशन है और इफेक्ट मटेरियल है तो हम जो ओपिनियन देते हैं ये क्या होता है? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग होती है कि एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जैसे क्लाइंट ने हमें डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करने दिया और अमाउंट बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, बड़ी है, तो इसका मतलब है हम जो ओपिनियन देंगे वो क्या होगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी? एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। स्टॉक काउंट नहीं करने दिया, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्रीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सेल्स की इनवॉइसेस नहीं हमें दी, एक्सेप्ट फॉर सेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी हम क्या बता रहे हैं कि इसमें सेल्स में या फॉर एग्जांपल डेटर्स में या इन्वेंट्री में इसमें तो गड़बड़ प्रॉब्लम है, लेकिन बाकी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, यूजफुल है। क्वालिफाइड ओपिनियन समझ आ गया? अच्छा मुझे बताइए, मिस स्टेटमेंट मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन मटेरियल फिर भी क्वालिफाइड ओपिनियन, वर्डिंग भी एक जैसी, तो क्या इनको इकट्ठा ना कर दूं? कंसेप्ट थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर अलग-अलग करना चाहे वो भी ठीक है, इकट्ठा करना चाहे ठीक है। चले मैं अभी साइड पे हो जाता हूं, आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। ये लीजिए, ये ले क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन इकट्ठा अलग-अलग करना चाहिए वो भी ठीक है, चल अलग-अलग कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, दोनों पॉसिबिलिटीज। अच्छा आगे चलते हैं। मिस स्टेटमेंट इमटेरियल ओपिनियन कौन सा? मिस स्टेटमेंट मटेरियल ओपिनियन कौन सा? मिस स्टेटमेंट अगर परवेसिव हो तो जो ओपिनियन दिया जाता है उसे कहते हैं एडवर्स ओपिनियन।
एडवर्स क्योंकि परवेसिव में इफेक्ट सब्सटेंशियल है ना, 50% से ज्यादा है। अब इसमें प्रॉब्लम मटेरियल से भी कई गुना ज्यादा है, 50% से ज्यादा। इसका मतलब है अब सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फारिग है, ठीक है। इसमें हमारा जो ओपिनियन की वर्डिंग होती है ना, जरा सुनिएगा। इसमें हम लिखते हैं एडवर्स ओपिनियन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां पे था एक्सेप्ट फॉर डेटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यहां पे क्या कह रहे हैं, पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। अब खुद बताएं, अगर फर्ज कीजिए प्रॉब्लम डेटर्स में भी है, क्रेडिटर्स में भी है, इन्वेंट्री में भी है, सेल्स में भी है, परचेजेस में भी, तो हमें यह कहना चाहिए एक्सेप्ट फॉर सेल्स, एक्सेप्ट फॉर परचेजेस, एक्सेप्ट फॉर डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, फिक्स एसेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यूजर पकड़ के मारेंगे, वो कहेंगे बाकी भाई रह गया क्या। वो कोई दो बंदों की लड़ाई हो ना, एक ने दूसरे को सर पे गोली मार दी, मर गया। और करीब कोई देखने वाला कहने लगा शुक्र है आंख बच गई, मुर्दा बोल उठा, सारे खोपड़ी मेरी उड़ गई है और आंख का क्या करूं मैं। तो मुझे बताइए कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 50% से ज्यादा की चीजें गलत हो गई, सब्सटेंशियल पोर्शन गलत हो गया, तो कुछ ना कुछ सही भी है। हमें क्या कहना चाहिए कि इसके अलावा बाकी सारा कुछ ठीक है। यहां दो हरफी बात करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। आगे चलते हैं। अगर स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट इमटेरियल है, कौन सा ओपिनियन। अगर स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड। अगर स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, तो हम जो ओपिनियन देते हैं उसे कहते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का मतलब देखिए, एडवर्स में क्या कहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। डिस्क्लेमर में क्या कह रहे हैं, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हम कोई ओपिनियन दे ही नहीं सकते भाई, हमने काम ही जब नहीं किया, जब एविडेंस ही नहीं ले सके तो ओपिनियन क्या दें हम। इसमें वर्डिंग क्या होती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये होगी क्लियर बात, ठीक। अच्छा, अगर समझ आई बात तो मुझे बताइए कि स्टूडेंट ने 3 पेपर दिए, रिजल्ट आया तीनों पास, कौन सा ओपिनियन है। रिजल्ट आया 2 पास 1 में फारिग, रिजल्ट आया तीनों फारिग, एडवर्स। अच्छा, एडमिशन फॉर्म जमा करवाया, पेपर देने नहीं गए। जरा सोच के मुझे बताइए, अब जो रिजल्ट आएगा उसमें आईकैप क्या ये कहता है आप पास हैं, क्या ये कहता है आप फेल हैं, ये भी नहीं। क्या कहता, कहता भाई ये पेपर देने ही नहीं आए, पेपर देने आते तो मैं बताता ना पास हो के फेल हो। वो आपको पास फेल नहीं बताता, कहता है वो डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। वो कोई मार्क लगाया था एब्सेंट है। तो ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको। अनमोडिफाइड ओपिनियन कब दिया जाता है, क्वालिफाइड ओपिनियन कब दिया जाता है, एडवर्स और डिस्क्लेमर ओपिनियन कब दिया जाता है, समझ आ गई। एंड पे आखिरी बात, आपने अपने भाई से कहा रिजल्ट वाले दिन आईकैप का रिजल्ट आया, ठीक है, आपने एडमिशन फॉर्म जमा करा था, पेपर देने नहीं गए थे। आपने छोटे भाई से कहा भाई तुम्हें जादू दिखाऊं, उसने कहा दिखाओ। आपने कहा ये देखो ये आईकैप का रिजल्ट आया ना, अभी मैंने खोला तो नहीं, उसने कहा नहीं खोला। कहने के मैं खोले बगैर बताया तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारे। भाई ने खोला, वाकई हैरान, कहना वाकई यार भाई ये तो बहुत बड़ा जादू है। भाई क्या जादू है। अब आप भी सोच रहे होंगे यार जब मैंने पेपर दिया ही नहीं तो मुझे पहले से ही पता था कि रिजल्ट क्या है, ये आईकैप ने मुझे खामखा लेटर घर भेज दिया, इससे तो अच्छा था आईकैप घर में लेटर ना भेजता, घर हम कोई और कहानी सुना देते घर वालों को। तो बताइए अगर इसी तरह हमने रिपोर्ट दी,
हमने रिपोर्ट दी यूजर्स को, यूजर्स बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे पूरा साल, ऑडिटर की रिपोर्ट आएगी, उसको पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला क्या किया है। और जब वहां पढ़ने गए तो वहां लिखा हुआ था वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हमारा ओपिनियन ये है कि हमारा कोई ओपिनियन नहीं है। तो शेयर होल्डर एक दफा सोचेंगे कि यार इससे बेहतर था कि तुम हमें रिपोर्ट इशू ही ना करते, ओपिनियन ही ना देते कोई, इतना सोचेंगे ना। तो जहन में रखिए, इसीलिए स्टैंडर्ड ने एक जगह लिखा हुआ है अगर स्कोप लिमिटेशन हो बाय मैनेजमेंट, कौन सी वाली स्कोप लिमिटेशन, बाय सर्कमस्टेंसेस वाली नहीं, बाय मैनेजमेंट, अगर स्कोप लिमिटेशन है बाय मैनेजमेंट, उसका इफेक्ट परवेसिव है, तो ऑडिटर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देने से पहले विड्रॉ करेगा इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। फिर सुन लें, अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, उसका इफेक्ट परवेसिव है, तो याद रखें विड्रॉल इज बेटर देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, विड्रॉल इज बेटर देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, विड्रॉल इज बेटर देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल हो। भैया पॉसिबल क्या है, प्रैक्टिकेबल क्या है? पॉसिबल का मतलब लॉ ने इजाजत दी हो। पाकिस्तान में जो कानून है ये हमारे पाकिस्तान के ऑडिटर को इजाजत देता है कि आप अगर विड्रॉ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में ये इजाजत नहीं होती है। या अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने के लिए जाएं तो वहां पे फिर लाजमी हो जाता है हमारे लिए रिपोर्ट देना, वहां पे फिर विड्रॉल पॉसिबल नहीं होगा। और प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है कि आप 99.9% फर्ज कीजिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन आपकी हो गई, एंड पे जाके स्कोप लिमिटेशन लगी, और ऐसी जिसका इफेक्ट बहुत ज्यादा था। जैसे हम क्लाइंट, मैंने बताया क्लाइंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं हम, ये प्रैक्टिकेबल की एग्जांपल सुनने, पॉसिबल की एग्जांपल बता दी ना दो। जब लॉ मना कर देता है तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते, या जब पब्लिक कंपनी वगैरह पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट हो। प्रैक्टिकेबल की एग्जांपल सुने, रिप्रेजेंटेशन लेटर क्लाइंट से लेते हैं हम, ये तो पता ना आपको, ये पता कब लेते हैं, एंड पे जाके। आखिरी काम जो हम ऑडिट में करते हैं वो क्लाइंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर लेते हैं, और ये इसका इफेक्ट परवेसिव होता है, जहन में रखिएगा रिप्रेजेंटेशन लेटर का। अब अगर एंड पे जाके हम क्लाइंट से कहें रिप्रेजेंटेशन लेटर दीजिए, और क्लाइंट कहे हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर कोई नहीं देना, तो ऑडिटर को उतनी ही खुशी होती है जितनी आपको उस वक्त खुशी होती है जब आप कोई 2 GB वाली मूवी डाउनलोड करें और 99.9% पे आके लिख दे डाउनलोड फेल्ड। वो कहते हैं भाई इससे बेहतर कर देना। तो आप बताइए 99% ऑडिट हो गया, एंड पे आके मैनेजमेंट ने कहा रिप्रेजेंटेशन लेटर कोई नहीं मिलना, क्या ऑडिटर विड्रॉ कर ले? कहता है प्रैक्टिकेबल नहीं है। प्रैक्टिकेबल का मतलब है जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन बहुत ज्यादा हो चुकी हो, ऑडिट कंप्लीट होने के करीब हो, तो फिर विड्रॉल प्रैक्टिकेबल नहीं है। तो जब विड्रॉल पॉसिबल या प्रैक्टिकेबल ना हो फिर क्या करना है? फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है, वरना पहली कोशिश क्या करनी है कि विड्रॉ कर लें। कब विड्रॉ कर लें? जब स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट हो और उसका इफेक्ट परवेसिव हो। एंड पे 3 क्वेश्चंस है, नोट कर लीजिए ध्यान से। आपकी आज की होम असाइनमेंट है, आपकी आज की होम असाइनमेंट है, और ये लाजमी करनी है। ये सारा लेक्चर आज का और कल वाला, ये सीखने के बाद अगर आपने ये 3 क्वेश्चन ना किए तो जो कुछ भी सीखा है उसका फायदा कुछ नहीं हुआ फिर, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन कर लिए आपने तो इसका मतलब है आपने सीखने का हक अदा कर दिया। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 1, वो 14 के करीब सिचुएशन है, ठीक है। ये आपके कंसेप्ट को टेस्ट करेगा। और सुने, वॉल्यूम 1 में से एंड पे जहां पे पेज 230 231 के करीब अपेंडिक्स है, उस अपेंडिक्स में 3 क्वेश्चन है। पहले वाले 2 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फिर सुन लीजिए होम असाइनमेंट क्या है। वॉल्यूम 2 चैप्टर 4 में से, वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और वॉल्यूम 1 के अपेंडिक्स में से क्वेश्चन नंबर 1
एंड क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। और इसमें सुन लीजिए, हाँ जी, केस स्टडी 1 और केस स्टडी 2, इसमें सुन लें, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें अगर आपने आधी सिचुएशंस भी ठीक कर दी ना, आधी चाहे गलत हो जाए, आधी सिचुएशन भी ठीक कर दी, कंसेप्ट समझ आ गया आपको। और सुन लें, अगर मुझे कोई सिचुएशन मेरे सामने आई, मैंने जहन में सॉल्यूशन लेके आया, सॉल्यूशन देखा वो गलत था, परेशान नहीं होना। इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल होने वाले हैं, नहीं नहीं। मैंने सॉल्यूशन देखा, मेरा सॉल्यूशन गलत, लेकिन जब मैंने उसका सॉल्यूशन पढ़ा, मुझे समझ आ गया, तो याद रखिए हमारा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर सॉल्यूशन पढ़ के आपको समझ आ जाती है, इसका मतलब है आप पास होने वाले स्टूडेंट हो। हाँ, अगर सॉल्यूशन पढ़ के क्वेश्चन भी गलत हुआ, सॉल्यूशन पढ़ के वो भी समझ नहीं आया, फिर आप फेल होने वाले हो। तो अगर पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन किया, सही हो गया, मतलब मैं ऑडिट का आइंस्टाइन हूं। पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन गलत हुआ, लेकिन सॉल्यूशन पढ़ा तो समझ आ गया, मैं आइंस्टाइन तो नहीं, लेकिन मैं पास होने वाला स्टूडेंट हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गलत, सॉल्यूशन पढ़ा वो भी समझ नहीं आया, तो मैं फारिग हूं। भैया 2 मिनट दे दीजिए सिर्फ, एंड हमारा लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। वो कोई इवैल्यूएशन उन्होंने करवानी है, उसके लिए आपके 2 मिनट चाहिए। अभी जाइए ना, मैनेजमेंट आपके साथ कुछ डिस्कस, हाँ टेस्ट शायद वापस करने हैं आपके, तो अभी थोड़ी देर बैठिए, आपको टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं।